एवरीवन वेलकम बैक टू अक्टाजाम। तो ये आज अपन देखने वाले हैं चैप्टर 3 का जितने भी रिएक्शन है ना, सारा रिएक्शन देखने वाले हैं। और साथ में रिएक्शन के साथ में मैंने क्या बोला कि रिमार्क्स बना के रखा है कि रिएक्शन के पैरेलल किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी बना के रखा है। और साथ साथ में तुम वो जो PYQ चल रहा है ना, वो PY का जो सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड करके रखा है उसको पूरा पॉजिटिवली देखो, क्योंकि किस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है और किस पैटर्न का रिएक्शन तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है NCERT के अंदर, वो दोनों इंटरलिंक होना जरूरी है। तो चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते, मिलते वीडियो के उस पार। तो ये अपना वेबसाइट है जिसका नाम है octajam.com। तो इसके अंदर तुम अगर जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें तो क्या मिल जाएगा, एक कोर्स करिकुलम में मिल जाएगा यार, अनलॉक पोटेंशियल फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री, जिसके अंदर करिकुलम देखोगे ना 100 लेक्चर का करिकुलम बना हुआ है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है, जो कवर होता है ना 13 आवर्स एंड 32 मिनट्स में ही कवर हो रहा है, जिसके अंदर तुम्हें कोर्स मटेरियल मिल जाएगा। तो तुम्हें नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं है, सारा का सारा नोट्स इसके अंदर बना हुआ है ना। सेकेंडली अगर शॉप पेज में जाओगे तो शॉप पेज हमेशा अपडेट होता रहता है, तो शॉप पेज को बार बार चेक करता हूँ, है ना। जिसके अंदर अभी जो केमिकल रिएक्शन का सीरीज चला है उसका पूरा का पूरा सीरीज इसमें अवेलेबल है ना। इसके बाद PY के सॉल्यूशन का जो भी सीरीज था उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। जर्नी टू द केमिस्ट्री इसके अंदर सारा डायग्राम्स अवेलेबल है। तो ये भी 100 रुपीज़ दिख रहा है, लेकिन ये इसका भी कूपन कोड लगा हुआ है। तो शॉप पेज तो बार बार अपडेट होता जाता है ना, जैसे जैसे नया कोई सीरीज आता है तो शॉप पेज में उसका PDF आ जाता है। तो शॉप पेज में उसको क्रॉस चेक करते रहो और साथ में ये सारा चीज़ डाउनलोड कर लो, है ना, क्योंकि तुम नोट्स बनाने में अभी टाइम नहीं लगा सकते, है ना। तो ऑलरेडी इसमें नोट्स बना हुआ है, तो जो भी लेक्चर्स होगा या सीरीज आ रहा है उसका प्रॉपर तरीके से इसके अंदर नोट्स बना हुआ है। तो ठीक है, इसको तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सो लेट्स गेट बैक टू आवर क्लास। तो ये हो गया चैप्टर 3, और चैप्टर 3 रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ना। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया अपना चैप्टर 3। तो पहला रिएक्शन देखो, पहला रिएक्शन में क्या बोल रहा है, एसिड प्लस बेस। अगर एसिड और बेस अगर मिक्स हो गया ना, है ना, ये हमने एसिड बेस में देख के आया था, तो वो ही कॉन्टिन्यूशन है चैप्टर 2 का रिएक्शन अगर तुमने नहीं देखा तो इसको पढ़ने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद उसको देखो, चैप्टर 1 भी देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन का सीरीज है इसके अंदर जितना भी पढ़ा दिया इसके बाहर कुछ नहीं है भाई, है ना। और यहाँ पे रिमार्क्स में मैं डाल के देता हूँ हमेशा, ये रिमार्क्स तुम्हें साइड में दिखेगा। इसमें क्या होगा ना कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकता है वो भी इसमें मेंशन है ना। तो वो उसके बाहर कुछ बचता नहीं है। और PYQ एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी कंप्लीट करो। 5 सीरीज है उसके अंदर, हर एक सीरीज के अंदर 3-3 सेट्स है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हम अपने को मालूम है क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। अब एसिड एंड मेटल ऑक्साइड आ गया ना यहाँ पे। एसिड एंड मेटल ऑक्साइड का हमने जब रिएक्शन, मतलब मेटल ऑक्साइड लिया और एसिड जब अपन ने मिक्स किया तो क्या बना रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इन दोनों से अपने को क्या कंक्लूजन मिलता है कि यार मेटल ऑक्साइड जो है ना, ये कैसे काम करता है, मेटल ऑक्साइड एज ए बेसिक काम कर रहा है ना। ये अपने को पहला कंक्लूजन मिला। इसके बाद देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड को जब बेसिक के साथ आपने रिएक्शन करवाया तो अपने को क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर, फिर से सॉल्ट प्लस वाटर। तो इससे अपने को क्या कंक्लूजन मिलता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड एज ए एसिड काम करता है। ये अपने को 2 कंक्लूजन मिला। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले जितनी भी रिएक्शन देखेंगे ना, घुमा घुमा के यहाँ पे इसके बेसिस पे बहुत एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है ना। नॉन मेटल ऑक्साइड दे देगा, बोलेगा कि यार ये एसिडिक कैरेक्टर है, ये बेसिक कैरेक्टर है, तो तुम्हें फट करके मेटल ऑक्साइड बोलने से बेसिक कैरेक्टर, नॉन मेटल ऑक्साइड बोलने से एसिडिक कैरेक्टर। कहाँ से कंक्लूजन मिला अपने को, ये जो 3 रिएक्शन है इससे अपने को ये 1 और 2 का कंक्लूजन मिला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने को पता चल गया कि यार क्या पता चल गया कि मेटल ऑक्साइड कैसे बेसिक काम करता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एज ए एसिड काम करता है। चलो, तो मेटल प्लस वाटर, आप क्या बोल रहे हैं, अब नया रिएक्शन है। मेटल और वाटर को जब अपन मिक्स करते हैं तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट है। मेटल और वाटर को जब अपन मिक्स करते हैं, है ना, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, अब देखेंगे आगे। तो देखो, मेटल ऑक्साइड हमने बना दिया। अब मेटल ऑक्साइड को बोल रहे हैं जब वाटर के साथ, देखो मेटल ऑक्साइड एज ए बेस, अपने को यहाँ से क्या पता चला, मेटल ऑक्साइड कैसे काम करता है, एज ए बेस काम करता है। ठीक है, तो बेस को जब पानी में मिलाओगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, बेसिक ही बनेगा। तो मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में मिला रहे हो तो क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। देख रहे हो कैसे कैसे वो रिएक्शन का जो फॉर्मेट है कैसे जा रहा है ऊपर से, है ना। अब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे काम कर रहा है, एज ए एसिडिक काम कर रहा है। तो उसको जब पानी में मिलाओगे तो क्या ही बनेगा, पानी को एसिडिक बना देगा। तो इसलिए यहाँ पे हो गया एसिड और यहाँ पे हो गया बेस। ये इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं।
है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी क्या होगा, मेटल एंड ऑक्सीजन। देखो मेटल एंड ऑक्सीजन को जब मिक्स करते हैं तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है। मेटल एंड ऑक्सीजन को जब मिक्स कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। देखो यहाँ पे मेटल एंड वाटर को जब मिक्स कर रहा है ना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कारण नहीं चला, यहाँ पे सीधा सीधा मेटल एंड ऑक्सीजन। ये हमने कहाँ पे देखा था यार, मेटल को बांध किया था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को बांध किया था इन मैग्नीशियम को जब बांध किया था तो बांध करने के टाइम पे मैंने क्या बोला था कि भाई फट करके दिमाग में क्या आना चाहिए, O2 आना चाहिए। तो वो रिएक्शन, पहला चैप्टर का पहला रिएक्शन क्या बना रहा है, MgO, और फ्लेम कैसा, वाइट फ्लेम, डिजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा था। वो पहला रिएक्शन का पहला चैप्टर का पहला रिएक्शन है ना। इसके बाद देखो मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमने अभी भी देखा, ये क्या है, एक बेसिक है। तो मेटल ऑक्साइड कौन सा हो गया, ये हो गया मेटल, है ना। Mg क्या है, ये एक मेटल है, ग्रुप 2 एलिमेंट है। ग्रुप 2 एलिमेंट, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये मेटल्स होते हैं ना। तो Mg के ऊपर +2, ऑक्सीजन को -2 क्या बना रहा था, MgO, है ना। तो MgO बना रहा था। अब MgO क्या है, एक बेसिक है ना। क्यों बेसिक है, क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। Mg मेटल हाइड्रोक्साइड को जब पानी में रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बनाएगा, Mg+OH। तो ये एक बार ऐसे भी देख सकते हो तुम, Mg यहाँ से निकला और वाटर कैसे जुड़ता है, H+ और OH-। तो जब Mg और इसका कैटायन और इसका एनायन को जोड़ोगे तो क्या बनाएगा, MgOH, है ना। और इसके ऊपर Mg के ऊपर +2 रहता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड ये हो गया MgOH2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना। बेसिक है, ये क्या है, बेसिक है। क्यों बेसिक है, दो रीज़न है। एक तो भाई इससे OH- निकलेगा, एक क्या निकलेगा, OH-। देखो यहाँ पे एक्वास होना जरूरी है, पानी होना जरूरी है, OH- निकलेगा अगर टूटा तो, है ना। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे, ये अपने को ऊपर में कंक्लूजन भी पता चल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे काम करेगा, एज ए एसिड काम करता है ना। ये आपने अभी देखा है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हो गया, जैसे कि SO2, है ना, CO2, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, है ना। SO2 CO2 नॉन मेटल्स हैं। तो CO2 का भी एग्जाम्पल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है और SO2 का भी एग्जाम्पल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इसलिए मैंने मेंशन करके रखा है ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो ये इसका एसिड कैसे होता है ऐसा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना। H2SO3, H2SO3, है ना। इसका एसिड कौन सा है, H2SO3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। ये हमने अभी देखा है। तो दो एग्जांपल है, जैसे कि तुमने कॉपर ले लिया और एल्यूमिनियम ले लिया, तो कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, है ना। कॉपर क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO, है ना। तो Cu के ऊपर +2, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो क्या बनाएगा, CuO। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या रहता है, +3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, और क्या बनाएगा, AlO3। और यहाँ पे -2 रहता है तो इसका इसका जो 3 है, इसका 3 कहाँ पे आ जाएगा, इसका 3 है यहाँ पे आ जाएगा और इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो Al2O3। समझ में आया। तो ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी रिएक्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देख लिया एसिड और बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, और एसिड एंड मेटल ऑक्साइड। इससे अपने को कंक्लूजन मिल गया कि मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए एसिड। तो इससे अपने को दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने में मिला कि क्या इंपॉर्टेंट है, मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक बनाता है बेसिक, है ना, मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एसिड। तो यहाँ पे कौन सा एसिड बना रहा है, SO2 H2O H2SO3। ये क्या है, ये हो गया सल्फरस एसिड। ये हमने एक बार बोला था ना, OUS IEC, सल्फरिक और सल्फरस, है ना। तो ये हो गया सल्फरस एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। H2SO3, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड। ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोल रहे हैं कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आप देखो हमने अभी अभी देख के रखा है कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, एक दो एग्जांपल देखा। अभी प्रॉपर तरीके से एग्जांपल देखेंगे, क्यों इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आगे जाके तुम्हें पता चल जाएगा। देखो थोड़ा आराम से पेशेंस रख के देखना क्या होता है। देखो एबंडेंट ऑफ सप्लाई, है ना। आपने को अभी तक क्या पढ़ा, ऑक्साइड देखा हमने। ऑक्साइड कैसे होता है, O के ऊपर 2-, ये हो गया ऑक्साइड का एनायन, ठीक है। अब यहाँ पे दो नाम और मिलेगा तुम्हें, पार ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, है ना।
ये क्यों, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्यों थोड़ा देख लो, समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये हो गया पार ऑक्साइड। पार ऑक्साइड कैसे होता है, O2 2-। सुपर ऑक्साइड कैसे होता है, O2-, है ना। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक ही O है, इसके ऊपर 2- है, इसमें O2 2- है, इसमें O2- है, ठीक है। ये हो गया ऑक्साइड, पार ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब ग्रुप वन एलिमेंट तुमने पता होगा, ग्रुप वन जैसे पीरियडिक टेबल होता है ना, पीरियडिक टेबल में पहला वाला जो पहला वाला होता है, इसके बाद ऐसे तुम्हें देखा होगा, है ना, इसके बाद ऐसे दूसरा वाला, तो ग्रुप वन, ग्रुप टू, इसके बाद ऐसे बना होता है, इसके बाद यहाँ पे पी ब्लॉक रहता है, तो ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, है ना। तो ये हो गया ग्रुप वन एलिमेंट, ठीक है ना। इसके बाद ग्रुप वन एलिमेंट में ये रिएक्शन नंबर चैप्टर नंबर रिएक्शन नंबर 1 पे मैंने ये पीरियडिक टेबल भी दिखा के रखा है, उसको एक बार जाके देखो, है ना। तो एल्काइल मेटल्स उसको क्या बोलते हैं, एल्काइल मेटल्स ग्रुप वन एलिमेंट्स, एल्काइल मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप वन एलिमेंट्स बोलते हैं उसको। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा ग्रुप वन एलिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे आगे जाके तुम्हें इसका ऑक्साइड दो, एनसीईआरटी में दो ऑक्साइड का रिएक्शन देके रखा है वाटर के साथ, है ना। तो ये जो ऑक्साइड कैसे बना वो देखने को ये जो सोडियम और पोटेशियम का ऑक्साइड बना के रखा है, तो सोडियम और पोटेशियम हो गया तुम्हारा ग्रुप वन एलिमेंट। तो इसका ऑक्साइड कैसे बन रहा है वो देखना जरूरी है। ऑक्साइड कैसे बनता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनता है, तो इसलिए मैंने इसको ये टेबल को बना के रखा है। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है सीधा सीधा, है ना। तो ग्रुप वन एलिमेंट जैसे कि लिथियम, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लिथियम ऑक्साइड। तो लिथियम के ऊपर क्या रहता है, +1, ऑक्साइड के ऊपर कितना रहता है, -2, तो क्या बनाएगा, LiO2, सॉरी Li2O, है ना, Li2O, क्योंकि लिथियम के ऊपर +1 और ऑक्साइड के ऊपर -1, तो कितना लिथियम चाहिए होगा, 2 लिथियम चाहिए होगा, तो Li2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये एक ऐसा एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि यहाँ से लेके, है ना, ये सोडियम, सोडियम जब रिएक्ट करता है ना, सोडियम ऑक्साइड भी बनाएगा, पार ऑक्साइड भी बनाएगा। अब ऑक्साइड कैसे बनाता है, देखो, सोडियम ऑक्साइड भी बनाएगा, Na+, है ना, Na+ और O2-। तो ऑक्साइड जब बनेगा इसका कैसे बनेगा, Na2O, ऑक्साइड कैसे बनेगा, Na2O। तो ये जो ऑक्साइड जो बनाया था ना Na2O, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली तुम जब पोटेशियम लोगे, है ना, तुम जब पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम का ऑक्साइड कैसे बनेगा, पोटेशियम के ऑक्साइड के ऊपर +1, ऑक्साइड के ऊपर -2, तो क्या बनाएगा, KO, K2O। ये हो गया तुम्हारा ऑक्साइड्स, है ना। ये दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ग्रुप वन एलिमेंट में ऑक्साइड के साथ क्या बन रहा है, ऑक्साइड के साथ सोडियम का पार ऑक्साइड भी रिएक्शन बनता है ना, पार ऑक्साइड भी रिएक्शन बनता है। ये जो एग्जांपल्स है, ये लिमिटेड ऑक्सीजन होने से ये एक स्पेशल केस में बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ऑक्सीजन एबंडेंट में है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन सप्लाई अगर प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, तो ये क्या बना, पार ऑक्साइड, ये एज ए प्रोडक्ट्स बनते हैं ये, है ना। तो पार ऑक्साइड भी बनता है, सुपर ऑक्साइड भी बनता है ग्रुप वन एलिमेंट के साथ। तो पार ऑक्साइड कैसे बनता है ये भी थोड़ा देख लो, पार ऑक्साइड कैसे बनता है ना। ये 11 में 12 में जाके तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लास 11 में भी काम आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Na के ऊपर +1। अब तुम पार ऑक्साइड कैसे बनाओगे, पार ऑक्साइड कैसे दिखता है, पार ऑक्साइड दिखता है ऐसे, O2 2-। तो यहाँ पे 2- है, यहाँ पे कितना चाहिए होगा, 2 Na चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा, Na2O2, Na2O2। ये हो गया तुम्हारा सोडियम पार ऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पोटेशियम के साथ पार ऑक्साइड भी बन रहा है, पार ऑक्साइड भी बन रहा है, सुपर ऑक्साइड भी बन रहा है। तो सुपर ऑक्साइड के एक एग्जांपल दिखा देते हैं। तो सुपर ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पे के, है ना, के ऊपर +1, सुपर ऑक्साइड कैसे होता है, O2-, है ना, O2-। तो कैसे बनाएगा, सीधा सीधा KO2, ये हो गया KO2, है ना, क्योंकि इसके ऊपर एक ही माइनस है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितना के चाहिए होगा, एक ही चाहिए होगा। तो ये हो गया सुपर ऑक्साइड, ये हो गया तुम्हारा पार ऑक्साइड, ये हो गया तुम्हारा ऑक्साइड। तो तुम्हारे एनसीईआरटी के जो आज के डेट में तुम्हारे इंपॉर्टेंट है ना, तो ये ऑक्साइड्स वाले इंपॉर्टेंट है ना। ये वाला मेंशन नहीं है तुम्हारे आज के डेट में 10th लेवल पे। तो ऑक्साइड तो तुम्हें आना ही चाहिए कि कौन सा ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे ग्रुप टू एलिमेंट्स को जब अपन लेते हैं तो इसका ऑक्साइड बनाता है ऐसा सीधा सीधा। जैसे कि ग्रुप टू एलिमेंट के क्या रहता है, +2, ऑक्साइड के ऊपर -2, तो क्या बनाएगा, BeO, है ना, कोई 2 नहीं है इसमें। सिमिलरली Mg जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, Mg जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड के ऊपर -2, Mg के ऊपर +2,
तो क्या बनाएगा MgO। तो अच्छा तुम सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही O लिख रहा हूँ। देखो ये हो गया ऑक्सीजन। जब तुम इसको कैटायन NiN के फॉर्मेट में लिखते हो तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा लिखना होता है ऑक्साइड, ऑक्साइड के फॉर्म पे लिखते हो तो ऑक्साइड के ऊपर -2, तो क्या बनाएगा BeO। ठीक है, ये देखो अगर तुम्हें ये वाला पार्ट जो मैं ये कैटायन एनायन जो पार्ट कर रहा हूँ, ये लेक्चर ये जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसका वन पे भी मैंने मेंशन कर रखा है। और एक स्पेसिफिक प्री रिक्वायरमेंट नॉलेज बोल के एक प्लेलिस्ट, एक अनलॉक पोटेंशियल फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री का एक पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें लेक्चर नंबर 2 जो है ना वो इसी के बेस पे पूरा का पूरा डेडिकेट है कि ये सब कैसे कैटायन और एनायन का पहचान करना। तो उसको एक बार जाके देख लो अगर ये तुम्हें दिक्कत हो रहा है समझने में, है ना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एम्फोटोरिक मेटल्स, एम्फोटोरिक मेटल्स कौन से हैं? देखो अभी तक हमने क्या देखा कि यार ये अपने को पता चला कि यार कहाँ गया, ये अपने को पता चला एम्फोटोरिक मेटल्स। एम्फोटोरिक मेटल्स कौन से होते हैं? देखो अगर कोई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई मेटल अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से हमने कंडीशन बनाया। लेकिन कुछ कुछ मेटल ऐसे होते हैं ना जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो तुम कैसे कैटेगराइज करोगे? अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो कोई एक्स है, जैसे कि यहाँ पे देखना है, यहाँ पे थोड़ा समझना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ पे कोई एक्स, यहाँ पे इसमें से कोई भी है, जैसे कि क्या ले लिया, जैसे कि एल्यूमिनियम ले लिया। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या हो रहा है ना, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। ये एसिड कैसे पता चला? HCl से क्या निकलेगा, H+ और Cl-, ये एसिड बेस से अपने को पता चलता है। तो ये क्या हो गया एसिड, और NaOH से क्या निकलेगा OH-, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो ये हो गया एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, और ये बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो दोनों में क्या क्या मेटल है? एल्यूमिनियम मेटल है। तो एल्यूमिनियम मेटल, मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है। तो अभी अभी आपने को क्या पता चल रहा था यार, मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस, लेकिन कब बेस के साथ काम कर रहा था कि मेटल ऑक्साइड को जब अपन एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो इसका कंक्लूजन था। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन अलग हो गया यार, यहाँ पे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो तुम इसको किस कैटेगरी में डालोगे, ये एसिड है या बेस है? समझ में आया क्या इशू है? तो इसका नया नाम अपने को देते हैं, इसका नाम हो गया एम्फोटोरिक मेटल्स। तो एम्फोटोरिक मेटल्स क्या बनाएगा? एम्फोटोरिक ऑक्साइड बनाएगा, जो जो क्या होता है एसिड। एम्फोटोरिक क्या होता है कि भाई ये बीच वाला है, ना एसिड ना बेस। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? सब जन की साइलेंट है, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह। तो ये जो एल्यूमिनियम है इसका भी एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है, PB का एग्जांपल देखने को मिलता है, और ZN का एग्जांपल NCERT में देखने को मिलता है। तो ये 3 एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तो देख लो, यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और HCl के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बना रहा है HCl के ऊपर क्या रहता है Cl-, और एल्यूमिनियम Al, यहाँ पे दिखा देते हैं एल्यूमिनियम क्या होता है Al3+, है ना। एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ रहता है, ऑक्साइड के ऊपर -3, और H के ऊपर प्लस, और Cl के ऊपर माइनस। तो इसका जब तुम कंबाइन करोगे तो क्या बनाएगा AlCl, और इसका 3 नीचे आ जाएगा तो AlCl3। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा H2O हो गया। ठीक है, पानी, ये वाटर निकलेगा साथ में। और सिमिलरली यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत बार तुम्हें देखने को मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना। एल्यूमिनियम जब बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, बेस के साथ, ये बेस का 2 ही गिना चुना एग्जाम्पल है, NCERT एग्जाम में भी आया हुआ है, PYQ में मैंने देखा है। जिंक के साथ रिएक्शन करवा के, जिंक के साथ क्या कर दिया था ना, ये जिंक ऑक्साइड के साथ NaOH का रिएक्शन करवा के उसने एग्जाम पे दे दिया है भाई, है ना। आगे जाके देखेंगे इसको भी। तो मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्या बोल रहा है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्काइल्स। देखो मोस्ट मेटल ऑक्साइड बोल रहा है आर इनसॉल्युबल वाटर, लेकिन यहाँ पे अब मेटल ऑक्साइड फिर से यहाँ पे बेस आ गया कहानी। अब अभी थोड़ी देर पहले अपने को देख के आया था कि मेटल ऑक्साइड एज ए बेसिक काम करता है। तो बेसिक बोल रहा है जो वाटर में सॉल्युबल है उसको अपन क्या बोलते हैं, एल्काइल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे तुमने अभी 2 बार नाम देखा है, बार बार देख रहे हो क्यों मैं ये मेंशन करके हूँ, तो एल्काइल, क्योंकि तुम्हें जो एग्जांपल में दिख रहा है ना कि वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, वाटर के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स का रिएक्शन हो रहा है। तुम जितने भी देख रहे हो अभी
देखो वो यहाँ पे एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल देखा जाता है ना। ये ग्रुप ऑन ग्रुप टू कहाँ गया, ग्रुप ऑन ग्रुप टू एलिमेंट्स का बात चल रहा है, जो मेटल ऑक्साइड का बात चल रहा है, ठीक है। तो ऑल बेसेस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, हर बेस डिजोल्व नहीं होता है वाटर में, लेकिन एन एल्काइल्स इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, जो एल्काइल है वो क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है वाटर में। तो एक एग्जांपल यहाँ पे रहे, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्काइल्स, है ना। एल्काइल्स में क्या होता है कि यार डिजोल्व होने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, OH, OH प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस, है ना। क्योंकि तुम जब टूटोगे, टूटेगा तो जैसे कि NaOH बना रहा है ना, NaOH बना है तो कैसे टूटेगा, NaOH, है ना, तो Na प्लस OH माइनस पे टूटेगा। तो यहाँ पे एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, फिर से आ गया मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे, तो मेटल ऑक्साइड कैसे काम करता है, एज ए बेस काम करता है, और नॉन मेटल ऑक्साइड एज ए एसिड काम करता है। तो यहाँ पे तुमने क्या ले लिया, मेटल ऑक्साइड ले लिया और वाटर ले लिया, और क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, एक बेस बनाएगा। मेटल ऑक्साइड क्या ले लिया, मेटल ऑक्साइड ले लिया और एसिड ले लिया, है ना। नहीं, मेटल ऑक्साइड को तुमने क्या कर दिया, पानी में मिला दिया, तो क्या बनाएगा, पानी में वो डिजोल्व हो जाएगा। यहाँ पे यही तो बोल रहा है, सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्काइल्स, है ना। और एल्काइल किसको बोलेंगे, जो पानी में जाने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस देगा, है ना। ये भी हमने वो एसिड बेस्ड चैप्टर में, जो एक 100 लेक्चर के जो वो है ना वेबसाइट में, वो उसके अंदर पूरा सारा चीज़ इतना इन डिटेल मेंशन करके रखा है, उसको एक बार मौका मिले तो जाके देखना। तो यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में जब तुम मिला रहे हो, क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो यही चीज़ हमने ऊपर देख के आया कि यार तुम जब कहाँ गया, तुम जब मेटल ऑक्साइड को वाटर में मिला रहे हो तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यही बन रहा था मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ये मेटल हो गया, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, OH, है ना। चलो, तो मेटल प्लस वाटर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एक और अभी नया आ गया, मेटल प्लस वाटर जब मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को जब तुम वाटर में मिलाते हो, ये जो ऊपर वाला एग्जांपल, तो उसमें से क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ये हो गया दो कंक्लूजन। तो अभी देख लेते हैं फटफट करके कि मेटल को वाटर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रुप ऑन एलिमेंट वाटर में जब रिएक्शन करवा रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑन एलिमेंट को, जैसे कि कौन सा है, Li को ले लिया और H2O को ले लिया तो क्या बनाएगा, पहले तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, Li के ऊपर क्या रहता है, +1, वाटर कैसे टूटता है, OH, OH माइनस H प्लस। तो इसका कैटन इसके एनाइन को जोड़ दोगे तो क्या बनाएगा, Li, इसके ऊपर माइनस, तो OH, है ना, LiOH। और साथ में क्या बनाएगा, साथ में जैसे कि H प्लस रहेगा, तो ऐसे जैसे H सिंगल नहीं रहता, जैसे H वो मिलेगा ना, एक और H के साथ जोड़ के वो क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। ठीक है, जैसे पानी में तुम डालोगे ना, तो क्या है, बबल बबल जैसा फॉर्मेट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, बबल बबल जैसा, हाँ, H2 बनेगा। तो तुम ये हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलता है, हाइड्रोजन गैस को अगर तुम कोई कैंडल से या बार्न करते हो ना, तो पॉप साउंड निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट लास्ट एसिड बेस में भी हमने बहुत बार इसको देखा। तो रिएक्शन विद ग्रुप 2 ये तो आसान है ना, ऑक्सीजन की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है कि पार ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ये आसान है ना। लेकिन इसमें एक और कहानी अभी देखेंगे, जैसे कि इसमें +2, है ना, और वाटर के ऊपर क्या रहता है, OH माइनस। तो क्या बनाएगा, BeOH2, है ना, क्योंकि इसका 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो BeOH2। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे प्रोडक्ट्स। लेकिन अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे तुमने NCERT में सीधा सीधा मेंशन करके दिया, बोले ये स्टीम के साथ करेगा, ये हॉट वाटर के साथ करेगा, ये कोल्ड वाटर के साथ करेगा। तो पहला वाला क्या हो गया, है ना। तो ये जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ना, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 1 एलिमेंट को कैसे याद करते हैं, लीला ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, है ना। तो ये हो गया ग्रुप 2 एलिमेंट। तो स्टीम के साथ करेगा, इसके बाद हॉट के साथ करेगा, कोल्ड कोल्ड कोल्ड। तो पहला वाला जो है ना, पहला वाला स्टीम के साथ करना पड़ रहा है, इसके बाद हॉट के साथ करना पड़ रहा है, इसके बाद कोल्ड कोल्ड के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स, जो हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल में हमें देखने को मिलता है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंस है। यही मेटल अपन बार बार देख रहे थे, कैसे याद करना है इसको, लक्ष्मीकांत सोडियम का, मांगे एल्यूमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन, लेट कॉपर, होगा आगे सोना, है ना, सोना मतलब गोल्ड। तो हो गया। तो इसको पहला वाला जो है ना, लिथियम से लेके सोडियम विद वेरी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। वेरी कोल्ड वाटर वाइलेंटली
विथ कोल्ड वाटर, वेरी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा फटफट करके, तो क्या बनाएगा लिथियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब कैल्शियम, जैसे कि ये हो गया मोटर, अभी इसमें क्या हो रहा है ना, लेस वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, लेस रिएक्ट करेगा और साथ में प्रोडक्ट क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, सब में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसके बाद ये जो बीच वाला है ना, इसमें अपन क्या करना पड़ रहा है यार, देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा, कहाँ गया ये लोग, बीच वाले को क्या करना पड़ेगा यार, ठंडा पानी से तो नहीं काम चल रहा, तो इसको पहले तो ये इसमें मैग्नीशियम को क्या देना पड़ेगा, थोड़ा हॉट वाटर देना पड़ेगा। हॉट वाटर देने से ये क्या करेगा, फट करके फिर से रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, क्या बनाएगा MgOH2a, और साथ में तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा MgOH2। Mg के ऊपर क्या रहता है, Mg के ऊपर +2, देखो यहाँ पे लिथियम के ऊपर +1, पोटाशियम के ऊपर +1, सोडियम के ऊपर +1, कैल्शियम के ऊपर +2, मैग्नीशियम के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, Mn के ऊपर +2, जिंक के ऊपर +2, क्रोमियम देखना यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम के ऊपर तुम्हें +3, है ना। आयरन का जो एग्जाम्पल है ना, क्या हो गया, ये स्टीम वाटर के साथ करता है, अभी आगे देखेंगे इसको आयरन का कहानी, है ना। तो और ये सारे रिएक्शन ही नहीं कर रहे हैं, ये सारे क्या नहीं कर रहा है, रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके बाद नीचे वाले को एल्यूमिनियम से लेके आयरन तक क्या देना पड़ रहा है, स्टीम वाटर, है ना, स्टीम वाटर देना पड़ रहा है, तब जाके क्या बना रहा है, तब जाके हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है, इसका ऑक्साइड बन जा रहा है, क्या बन रहा है, इसका ऑक्साइड, है ना, MnO, ZnO, CrO2, है ना, ये इसका क्या बन रहा है, इसका ऑक्साइड्स बन रहा है, इसका क्या नहीं बन रहा है, इसका हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्या बन रहा है, ऑक्साइड्स बन रहा है। ठीक है, तो देखो मेटल लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट, ये तुम्हारे NCERT का है ना, मेटल लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली टू विथ कोल्ड वाटर, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक आ गया ना फिर से, एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व्स हाइड्रोजन इमीडिएटली टू कैच फायर, है ना, हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली बनाएगा, फायर कैच करेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल्स कहाँ से आया, ये देखो, ये पोटाशियम को क्या किया हमने, पोटाशियम लिया वाटर के साथ क्या KOH और H2 बनाया, क्या बनाया, KOH और H2, तो इसी को मैंने टेबुलर फॉर्मेट में डाल के दिया है ना। तो ये हो गया पोटाशियम, ये हो गया तुम्हारा सोडियम, सोडियम को जैसे रिएक्शन करवाया क्या बना, NaOH और H2O गैस रिलीज हुआ। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट, है ना, द हीट इन्वॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। तो यहाँ पे थोड़ा लेस वायलेंट है, ये जो कैल्शियम का है, तो ये क्या हो रहा है, लेस वायलेंट है विथ कोल्ड वाटर, तो ये फायर कैच तो नहीं करता, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा CaOH2, है ना, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगा। अब कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाता है, क्या बोलेगा, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज ऑफ बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। पूछता है कि भाई कैल्शियम क्यों फ्लोट कर रहा है, जब रिएक्शन हो तो बबल फॉर्म हो जाता है कैल्शियम के चारों तरफ, वो बबल उसको क्या करके हवा में उठा के लेके चला जाएगा। ठीक है, तो ये हवा में नहीं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करवा देगा। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, अब यहाँ पे आ गया फिर से, ये हो गया मैग्नीशियम का कहानी, मैग्नीशियम डज नॉट फ्लोट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, आ गया ना, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सर्फेस। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा वो आयरन और एल्यूमिनियम कहानी, जिसमें ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, ये मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है। तो यही मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, ये लोग क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मेटल सच एज लीड, कॉपर, गोल्ड, ये डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, ये लोग रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इसको याद करने का कैसा तरीका हो गया, लक्ष्मीकांत सोडियम का, मांगे एल्यूमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन, लेड कॉपर होगा आगे सोना। यही जो है ना मेटल एंड नॉन मेटल का, है ना, इसको अपन आगे भी देखेंगे, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शन, ये तो हमने देख लिया लास्ट सीरीज में भी, है ना, जो
एसिड एंड बेस में, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, मेटल रिएक्ट डाइल्यूट एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर से सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट बनाना आता है अपने को, ये हो गया सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल कौन सा हो गया, Na, तो Na ले लिया और HCl ले लिया, ठीक है, Na ले लिया और HCl ले लिया, ठीक है, तुमने क्या ले लिया, HCl ले लिया, तो H प्लस Cl माइनस, और Na के ऊपर क्या रहता है +1, तो क्या बनाएगा NaCl, NaCl। तो सिमिलरली Mg के ऊपर क्या रहता है, Mg के ऊपर +2 और HCl ले लिया, Cl माइनस, तो MgCl। देखो तुम सोच रहे हो ये घुमा घुमा के कोई भी मेटल डाल दे रहे, कोई भी मेटल डालेगा ना, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कोई भी मेटल हो, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। एसिड कौन सा है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे दिखता है, HCl, है ना, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो। तो ये क्या कर रहा है कि भाई मेटल H को डिस्प्लेस करके बैठ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और एग्जाम में यहाँ पे सीधा सीधा आएगा, सीधा सीधा आता है, इन द केस ऑफ कॉपर, कॉपर बोल रहा है रिएक्ट नहीं कर रहा है, कैसे पता चल रहा है भाई कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो बबल्स ऑयर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, क्या बोल रहा है, नो बबल्स ऑयर सीन। कॉपर में क्या हो रहा है ना, कॉपर जब अपन डाल रहे डाइल्यूट HCl में, तो क्या नहीं हो रहा है, कोई बबल दिख नहीं रहा है ना, इन सब में बबल दिख रहा है, बबल क्या है, किस चीज़ का, हाइड्रोजन गैस का बबल, तो कोई बबल नहीं दिख रहा है, और टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, चेंजेस नहीं आ रहा है। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट टू डाइल्यूट HCl, बोलेगा कॉपर जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, तुम्हें कैसे मालूम पड़ रहा है, तो तुम इसमें बोलोगे कि जब अपन उसको डाल रहे हैं ना कॉपर को डाइल्यूट HCl में, इन केस कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट टू HCl। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना यहाँ पे बहुत सारे मैंने रिएक्शन लिख के रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पूछेगा कि यार हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो लाइन है ना, ये सारे लाइन हाईलाइटेड लाइन, ये इंपॉर्टेंस लाइन है। PDF बना के दे दूंगा, उसके अंदर तुम जाके देख लेना, है ना। तो ये सारे लाइन से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि यार ये ऑक्साइड बनना आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पे तो तुम्हें पूरा रिएक्शन बैठ के रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कॉपर में क्या नहीं प्रोड्यूस, कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड देखो अभी क्या देखे रहता है, सल्फरस OUS देख के आया था, H2SO3, तो यहाँ पे H2SO4, ये ICA, मैंने बोला था ना OUS होता है और एक IC होता है, तो पहले वाला क्या था OUS, अभी क्या है IC वाला, तो एक एसिड है, तो है ना। तो मेटल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाए तो भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, क्योंकि अपने को कॉमन टर्म पता है हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Na ले लिया और H के ऊपर प्लस और SO4 2- SO4 के ऊपर कितना रहता है 2-, तो ये क्या बनाएगा Na2SO4, क्योंकि इसका 2 है और इसके ऊपर प्लस है, तो Na2SO4, और साथ में क्या बना है हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखना ये तुम्हारे NCERT पे नहीं है, लेकिन ये मैंने मेंशन करके रखा है, कॉपर विद डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे देखो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है स्लोली एट रूम टेम्परेचर, हमें है ना, स्लोली एट रूम टेम्परेचर बट डिजोल्व इन डाइल्यूट H2 इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब इसमें अगर एयर का प्रेजेंस हो गया, है ना, ऑक्सीजन डाल दिया तुमने, है ना, तो ये रिएक्शन थोड़ा डिजोल्व हो जाएगा, आगे जाके प्रोसीड होगा। तो अपने को ये पता चलता है कि कॉपर डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है, अगर एग्जाम में दे देता है तो तुम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो कि यार जब अपन डालते हैं उसको तो बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यही है। अब यहाँ पे आता है ये वाला इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक एसिड। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा, नाइट्रिक एसिड क्या नहीं हो रहा है, नाइट्रिक एसिड देखो, नाइट्रिक एसिड इसके जैसा काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा तुम्हें पूछा जाएगा कि नाइट्रिक एसिड हमेशा अपने को क्या पता चलता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, नाइट्रिक एसिड के टाइम पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, सिवाय दो क्या, यहाँ पे मैग्नीशियम एंड Mg and Mn के साथ जब रिएक्ट हो रहा है, Mg and Mn के साथ जब रिएक्ट हो रहा है तो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बाकी वालों के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी वाले कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पे लक्ष्मीकांत सोडियम का मांगे एल्यूमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन लेड कॉपर होगा आगे सोना, तो यहाँ पे Mg and Mn के साथ क्या हो रहा है, Mg-Mn के साथ, यहाँ पे मैंने टेबल भी बना के रखा है, Mg and Mn के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, बाकी वालों के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको याद करने का कैसा तरीका कि कॉन्सेंट्रेट HNO3 जब भी डालेंगे कोई भी मेटल में तो क्या बनाएगा, हमेशा NO2 क्या बनेगा
NO2, तो कॉन्सेंट्रेट वाला ये हो गया, ये हो गया, है ना। तो कॉन्सेंट्रेट जब भी एग्जांपल ले लिए यहाँ पे, तो क्या बनाएगा NO2, NO2 प्रोडक्ट में क्या आएगा NO2। अब ले लिया डाइल्यूट वाले में, डाइल्यूट वाले में क्या बनेगा NO, लेकिन एक्सेप्शन है डाइल्यूट वाला, यहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन कॉपर के ठीक ऊपर रहता है, हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पर है, कॉपर के ठीक ऊपर, है ना। कहानी जब अपन बोलते हैं तो हाइड्रोजन को मेंशन नहीं करते क्योंकि ये मेटल के इसमें नहीं है, तो इसलिए मेटल का सीरीज में लक्ष्मीकांत सोडियम का मांगे एल्यूमिनियम मुझे जानकर आयरन सन लेड कॉपर आगे होगा, आगे सुना। तो लेड के बाद कॉपर सीधा बोल देते हैं, हाइड्रोजन कहाँ पर है, कॉपर के ठीक ऊपर है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यार हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी होगा ना, उसके साथ जब भी रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जैसे कौन सा हो गया, जिंक हो गया, कॉन्सेंट्रेट हम डाइल्यूट ले लिया हाइड्रोजन के ऊपर वाले, तो क्या बनाएगा N2O, क्या बनाएगा N2। और हाइड्रोजन के नीचे वाले के साथ क्या बनाएगा हमेशा, जैसे कि कॉपर, कॉपर हो गया, ये हो गया, इसके साथ क्या बनाएगा NO, है ना। ये जो तीन प्रोडक्ट है, क्या क्या तीन प्रोडक्ट है, NO2, NON, N2O, ये जो तीन प्रोडक्ट है ये तुम्हारे NCERT में मेंशन है भाई, ठीक है, अपन देखेंगे नीचे। और साथ में तुम्हें मैंने थोड़ा और रिएक्शन डाल के रख दिया है, जिसमें एक और प्रोडक्ट है NH4NO3 भी बनता है इसमें, और SN के साथ जब डाइल्यूट HNO3 बनता है तो ये बनता है। लेकिन इसको छोड़ के अगर तुम ये वाला बक्सा तुमने याद कर लिया और ये वाला याद कर लिया और ये जो तीन प्रोडक्ट है ये याद कर लिया, सफिशिएंट है तुम्हारे लेवल पे, ठीक है। ये तुम्हारे NCERT में मेंशन है, दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पे ये वाला तो हमने देख लिया, है ना, कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने अभी भी बोला कि डाइल्यूट FeZnSn के साथ क्या बना रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बना रहा है। साथ में तो सॉल्ट बनेगा ही, है ना, साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट, है ना। NO3 के ऊपर क्या रहता है -1, Fe यहाँ पे क्या है +3 में, ठीक है, Fe यहाँ पे +3 में, Fe यहाँ पे क्या है +2 में है, ठीक है, यहाँ पे क्या है +2 में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो Fe है ना, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ठीक है। कहाँ गया है यहाँ पे, तो Fe यहाँ पे कहाँ क्या हो गया, ये +3 में है, ठीक है। तो क्या बनाएगा FeNO3, FeNO3 और इसका 3, है ना, इसके ऊपर जो +3 है ना, इसके ऊपर 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो सॉल्ट हो गया, सॉल्ट कैटायन एनायन को मिक्स करके तुम्हें सॉल्ट बनाना आता है। और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखना यहाँ पे अभी अपने को देखने को मिला, अभी तक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, OH2O, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है H2O, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस, हर रिएक्शन पे मैंने रिएक्शन क्यों मेंशन करके रखे, NCERT में बस इतना लाइन लिखा हुआ है, तो इसको समझने के लिए रिएक्शन देखना जरूरी है। साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है H2O, तो यहाँ पे थोड़ा समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। HNO3 जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या करता है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता था ना, हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा H2O, इसके पीछे ऑक्सीजन लगा देगा। कैसे ऑक्सीडाइज कैसे पता चलता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमेशा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल देके रखा है। तो मान लो यहाँ पे क्या दे रहा है, NO कब बनाएगा, हमने अभी देख के आया, NO कब बनेगा, डाइल्यूट HNO3, जैसे डाइल्यूट HNO3 डाला तुमने, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया NO, और सॉल्ट तो बनेगा ही, और साथ में वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज H2 टू प्रोड्यूस वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस एन एनी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब रिड्यूस होके ये क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, कम होके ऑक्सीजन इसमें कम हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो जा रहा है ऑक्सीजन इसमें से, रिमूविंग ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, खुद तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये खुद रिड्यूस को सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो है ना, तो ये जो N है क्या हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो जा रहा है नाइट्रिक एसिड, है ना, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यही रीज़न है। तो इसमें तुम्हें जो इम्पोर्टेंट है, ये जो टॉपिक मतलब ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो बोला था ना NCERT में सीधा सीधा तुम्हें क्या तीन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, N2O, NO और NO2। तो इसका मैंने कहानी ऊपर बना के रखा है ना। चलो
तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन, अब इसमें क्या बोल रहा है कि मेटल ए लिया गया है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी लिया गया। मान लो कोई मेटल ए लिया गया है ना, मेटल ए लिया गया, जैसे कि जेडन, यहाँ पे एग्जांपल भी देकर के जेडन लिया गया, और कोई सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया CuSO4 सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया है। अब क्या बनाएगा, ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, ये जो डिस्प्लेस है ना, कोई भी आके किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करेगा, रैंडम डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये इसमें डिपेंडेंसी, ये इसमें डिपेंडेंसी है ना। ये जो तुम्हें सीरीज तुमने पढ़ा है, ठीक है ना, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे Zn था और यहाँ पे कॉपर था, कहाँ गया कॉपर, तो कॉपर Zn, कॉपर के ऊपर Zn है, इसलिए डिस्प्लेस हो गया। अब इसको अगर शफल उल्टा कर दिया ना तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। मान लो यहाँ पे तुमने डाल दिया Ag, आप बोल रहे हो कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है ना। तो Zn क्या है, कॉपर के ऊपर है, हाईली रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव है ना वही नीचे वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलो, अब ये आ गया अपना पूरा एक सेशन, अगला मतलब पूरा एक सेपरेट टॉपिक पे, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, है ना, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल जो तुम्हें धरती में मिल रहा है उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में ना पूरा तो मिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा तुम्हें अपने हिसाब से इसको स्ट्रक्चर बना के रखा है कि क्या मेटलर्जी, देखो इंजीनियरिंग में एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट होता है भाई मेटलर्जी में, है ना। तो ये एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है। तो इसको अपन पहले तो क्या होगा ना, पहले 2-3 स्टेप है जो एनसीईआरटी लेवल पे भी क्या बना के रखा है उसी हिसाब से अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा स्ट्रक्चर वे में पढ़ना जरूरी है ताकि अपने को समझ में आसानी हो जाए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, तो पहले प्रोसेस मैंने लिख दिया, तो टोटल 5 प्रोसेस है, 5 स्टेप्स है जो बेसिक स्टेप्स है, ठीक है। ये तुम्हारे 12 में भी जाके पूरा एक चैप्टर है, तो यही प्रोसेस है। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, तो पहले क्या करोगे, उसको तुम जो मेटल तुमने उठाया उसको तुमने थोड़ा क्या क्या क्रश कर दिया, है ना, ग्राइंडिंग कर दिया, तो उससे क्या हो गया ना, द प्रोसेस रिड्यूस साइज मेटल। अब जो प्रोसेस करने के लिए जो मटेरियल होगा ना उसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला स्टेप तो समझ में आ गया। इसके बाद तुमने उसको क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अब उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होगा, इधर उधर धूल मिट्टी होगा, तो उसको तुमने क्या कर दिया, मेटल का कॉन्सेंट्रेट कैसे बढ़ाओगे, वो बाकी सारे चीज़ को तुम थोड़ा हटाओगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर इज ऑल्सो ए एनरिचमेंट और ड्रेसिंग ऑफ प्रोसेस रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट्स ओर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इट्स मेटल। तो पहला वाला तो समझ में आ गया कि मान लो तुमने धूल मिट्टी के साथ उठा लिया, इसको तुमने थोड़ा ग्राइंड कर दिया, तो इसमें ग्राइंड करने के बाद तुमने क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन वो करवाने के लिए तुमने बाकी धूल मिट्टी को हटा दिया, और मेटल्स का जो इम्प्योरिटीज है, मेटल्स को तुमने थोड़ा बहुत साइड कर दिया, है ना। तो इसका भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो तुम्हारे इसमें नहीं है, इसके अंदर सब स्टेप्स है कैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो आगे जाके तुम्हें 12 में पढ़ने को मिलेगा। द इम्प्योरिटीज और गैंगुई कैन इंक्लूड सैंड, रॉक, है ना। तो इसको जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मेटल्स है, तो मेटल को तुम अगर मैग्नेट में चिपकाओगे, है ना, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे एक व्हील है, ठीक है ना, ये कहानी मैं समझा दे रहा हूँ। तो व्हील मान लो घूम रहा है, तो तुम इसके ऊपर क्या डाल दियो, ये सारे मेटल, ये जो तुमने अभी क्राफ्ट किया वो डाल रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रॉक सॉल्ट, मान लो ये मैग्नेटिक है, तो रॉक सॉल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो मैग्नेट जो खींच लेगा तो ये इसी रिंग पे रह जाएगा, है ना। तो इसमें से तुम बाद में क्या कर पाओगे, बाद में तुम इसको अलग कर दोगे, इसको अलग कर दोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में जो स्टेप आता है ना, तो यहाँ से चालू होता है इंपॉर्टेंट। तो तुमने अभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तुमने अभी क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ओर इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ओर है, इसको यहाँ से मान लो तुमने कुछ कुछ निकाल दिया, क्या निकाल दिया, मेटल्स निकाल दिया, है ना, और साथ में रॉक वॉक जो है उसको अलग कर दिया। अब जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ओर है, कॉन्सेंट्रेशन क्यों है, क्योंकि इसमें ओर का मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, पहले से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से जो सैंड रॉक है उसको हमने हटा दिया। अब इसको तुमने कन्वर्ट कर रहे हो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म पे। किस में कन्वर्ट कर रहे हो, मेटल ऑक्साइड में। क्यों मेटल ऑक्साइड के फॉर्म पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा मेटल को एक्सट्रैक्ट करना
थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते अपने को क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ें। तो ये इंपॉर्टेंट। तो इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड और कार्बोनेट और। देखो ये जो इसमें जो इसका इम्प्योरिटीज रहता है, ऐसे तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज होता है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल पे, तुम्हारे क्लास 10 लेवल पे दो इम्पोर्टेंट और इम्प्योरिटीज के बारे में बात किया गया, जिसके अंदर एक हो गया सल्फाइड और एक हो गया कार्बोनेट। क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई मेटल है ना, कोई मेटल है, मेटल हो गया एम, और इसके पीछे क्या लगा होगा, इसके पीछे कार्बोनेट। कार्बोनेट कैसे दिखता है, CO3। कोई भी मेटल है, इसके पीछे सल्फाइड है ना, तो SO4। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा ना, तो ये बोल रहा है कि मेटल के पीछे सल्फाइड का लगा होगा या कार्बोनेट लगा होगा, तो ऐसे ऑक्साइड्स मिलते हैं। नेचर में क्या होता है, ये सारे क्या मिलता है, इम्प्योरिटीज, इसको अपन इम्प्योरिटीज बोलते हैं, है ना। मेटल आपने को चाहिए, मेटल मान लो आपने को चाहिए जिंक, लेकिन इसके पीछे क्या लगा हुआ है, कार्बोनेट लगा हुआ है, तो दिक्कत है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग करने का जो तरीका है, इसको सीधा सीधा अलग नहीं कर पाएंगे अपन। इसको अलग करने के लिए आपने को पहले इस मेटल कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड पे कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड पे कन्वर्ट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट, देयरफॉर, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो द मेटल सल्फाइड मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, है ना, कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड फॉर्म। तो ऑक्साइड फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए दो अपने पास इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक प्रोसेस का नाम हो गया कैल्सिनेशन, एक प्रोसेस का नाम हो गया रोस्टिंग। देखो फिर से मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तुम क्रश कर दे रहे हो, है ना, तो क्रश करने के बाद तुम पाउडर बना दे रहे हो इसका। दूसरे स्टेप में तुम इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, तुम रॉक सॉल्ट को हटा दिया। तीसरे में क्या कर रहे हो, तो उसके पीछे क्या होगा ना, मेटल हमेशा इम्प्योरिटीज के साथ नेचर पे मिल रहा है। इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकता है, एक हो गया कार्बोनेट का, एक हो गया सल्फाइड का। ये दोनों इंपॉर्टेंट तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल पे। अब इसको तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑक्साइड फॉर्म पे कन्वर्ट। अब ऑक्साइड फॉर्म पे कन्वर्ट करने का तुम्हारे पास दो स्टेप है, एक हो गया कैल्सिनेशन, एक हो गया रोस्टिंग। ठीक है, तो कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, मेटेलिक और हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, देखना, कैल्सिनेशन अपन किसके लिए करते हैं, ये हो गया कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट, जिसके पीछे कार्बोनेट लगा होगा ना, अभी अभी मैंने बोला कार्बोनेट, कार्बोनेट कहाँ गया, ये हो गया कार्बन, जिसके पीछे कार्बोनेट वाला CO3 वाला होगा, उसको अपन क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या है, एब्सेंस ऑफ एन एयर, है ना, सीधा सीधा अपन उसको हीट करेंगे, एब्सेंस ऑफ एन एयर। और रोस्टिंग में क्या करेंगे ना, रोस्टिंग होगा सल्फाइड वाले में। तो रोस्टिंग और सल्फाइड वाले में, इसमें प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्ट तो नहीं करना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको हीट करेंगे और प्रेजेंस ऑफ एयर होना पड़ेगा, मतलब O2। ठीक है, अब इसको समझेंगे। इसके बाद ऑक्साइड फॉर्म पे चला गया। अब ऑक्साइड फॉर्म से क्या कर सकते हैं, इसको अपन चौथे में ऑक्साइड फॉर्म से, जैसे कि ये ऑक्साइड फॉर्म पे आ गया, इसमें से अभी अपन मेटल निकाल सकते हैं। तो इसको भी ऑक्साइड फॉर्म से मेटल निकालने का, इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स टू मेटल, मतलब मेटल को तुम रिड्यूस करके यहाँ से तुम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारे रिडक्शन करने का टोटल। यहाँ पे 5 स्टेप, 5 अलग अलग प्रोसेस है। तो कौन से मेटल के लिए कौन सा वाला हो रहा है, यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन करके रखा है, वो अपन पढ़ेंगे चौथा स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप में थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी बच जाएगा, तो उसको रिफाइन करेंगे। तो रिफाइन करने का एक प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन उसमें से तुम्हारे एनसीईआरटी में ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये वाला प्रोसेस। तो तुम्हारे एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू में ये वाला भी है, ये वाला भी है प्रोसेस, कार्बन का भी है ना। और सेल्फ रिडक्शन नाम यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये एग्जाम, ये इसका एग्जाम रिएक्शन है, अवेलेबल है तुम्हारे एनसीईआरटी में। जिंक का, ये तुम्हारे जिंक का बहुत मिनिमम है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ये जो है ना, ये रिएक्शन इतना नहीं होता है, तो ये तो मिनिमम है, इसलिए ये वाला पार्ट नहीं है अभी, लेकिन आसान है, तुम बता पाओगे। देखो कैल्सिनेशन अभी अभी पता चल गया अपने को प्रोसेस में क्या है, पहले देख लेते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसके लिए हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर नहीं होगा, मतलब O2 नहीं चाहिए भाई, सीधा हीट करेंगे। क्या करना है इसमें, हीट करना है, क्या करना है, हीट करना है। तो क्या निकलेगा, CO2, और साथ में क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, देख रहे हो तुम, कैल्शियम कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो CaCO3 उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, CaO, साथ में क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है। जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट है तो हीट कर रहे हो कैल्सिनेशन प्रोसेस में, क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, साथ में क्या निकलेगा, CO2।
अब रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर बोले तो O2, तो प्रेजेंस ऑफ एयर में तुम क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा, SO2, क्योंकि ये सल्फाइड हो रहे हैं, देख रहे हो जितने भी सल्फाइड हो रहे हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ एयर, तुम अभी रिएक्शन एनसीईआरटी खोल के देखोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा यार किसी में ऑक्सीजन नहीं है, किसी में ऑक्सीजन है, तो क्यों है, क्योंकि ये सल्फाइड हो रहे हैं, तो प्रेजेंस ऑफ एयर होना पड़ता है, हीट करेंगे इसको, है ना, इसको हीट करेंगे, तो क्या बनाएगा, Cu2O, है ना। यहाँ पे जो कॉपर है ना ये +1 में, तो यहाँ पे जो कॉपर है ये +1 ऑक्सीडेशन, देखो कॉपर +1 पे भी मिलता है, कॉपर +2 में भी मिलता है, तो यहाँ पे जो कॉपर है ना ये +1 में है, कहाँ गया ये जो +1 में है, तो यहाँ पे जो 2 आया है ना, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे Cu2S बन रहा है, जो Cu2S बन रहा है, तो यहाँ पे कॉपर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और S के ऊपर 2- रहता है ना, तो ये क्या बनाएगा, Cu2S, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कॉपर जो है, ऊपर जितने भी हमने एग्जांपल देखा है वो +2 वाला था, ये वाला एक एग्जांपल है जो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहता है। तो तुम बोलोगे कि यार पता कैसे चलेगा, मान लो अपने को पता ही नहीं चल रहा है +1 ऑक्सीडेशन पता, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें मान लो जैसे कि यहाँ पर है, ये कुछ कुछ अपने को नोन रहता है, जैसे कि S के ऊपर -2, ये अपने को नोन है, कहाँ पे नोन है, पहला लेक्चर में हमने देखा है, तो इसको अगर तुम X पकड़ लिया, तो X अगर पकड़ लिया तो X प्लस -2, है ना, और ओवरऑल कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कॉपर के आगे कितना है, 2 है, तो तुम जब इसको करोगे तो X का वैल्यू कितना आएगा, +1, तो ऐसे करके निकालते हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल्स है ना ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, तुम एक बार देखते देखते तुम्हें पता चल जाएगा इसके ऊपर क्या सीन है। इसके बाद आ गया HgSO2, HgSO2, है ना, AgSO2, ठीक है ना, AgSO2, Ag को जब तुम हीट कर रहे हो, है ना, ये क्या है, सल्फाइड हो रहे हैं, और इसको तो सल्फाइड हो रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना पड़ेगा, और साथ में क्या बनाएगा, AgO प्लस SO2, तो रिएक्शन तुम्हें समझ में आ रहा है रोस्टिंग का। तो ये जो Ag है ना एक लौता वो है, ऑक्सीजन के साथ ये या क्या नहीं होता है, इतना एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन कम होता है, तो आगे जाके इसको जब फर्दर तुम हीट करोगे वो क्या बनाएगा, फट करके Ag प्लस O2 बना देगा। तो एक ही ऐसा मेटल है जो रोस्टिंग प्रोसेस में ही क्या निकल जा रहा है, Hg निकल जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग प्रोसेस में क्या निकल जा रहा है, Hg निकल जा रहा है, ठीक है। चलो रोस्टिंग के बाद ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन, तुमने ऑक्साइड फॉर्म पे बदला। अब क्या हो गया, रिडक्शन। अब देखो ना रिडक्शन में मैंने कुछ मेंशन करके रखा है, क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, एल्यूमिनियम रिडक्शन, है ना, कार्बन रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, जिंक रिडक्शन। तो यहाँ पे ये चार्ट याद करना ज़रूरी है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। लक्ष्मीकांत सोडियम का, मांगे एल्यूमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन, लेड कॉपर होगा आगे सोना, है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे साइलेंट है। लक्ष्मीकांत का सोडियम, मांगे एल्यूमिनियम, मुझे जानकर आयरन सन, लेड कॉपर होगा आगे सोना। तो लक्ष्मीकांत का सोडियम, मांगे एल्यूमिनियम, ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब बिजली पास करना पड़ेगा। MnNCr, देखो Mn कहाँ पर है, ये MnNCr, MnNCr क्या बनाएगा, MnNCr एल्यूमिनियम रिडक्शन करेगा। जिंक आयरन SnNPb, ये हो गया तुम्हारा जिंक हो गया, ये हो गया आयरन SnNPb, ये लोग क्या करेंगे, कार्बन रिडक्शन, PbCuHg, पीबी का है, पीबी देखो इसमें कार्बन रिडक्शन भी होगा, सेल्फ रिडक्शन भी होगा, PbCuAg, ये लोग क्या करेंगे, सेल्फ रिडक्शन, और लास्ट वाला जिंक रिडक्शन। मतलब क्या है ये सब थोड़ा समझते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, जैसे कि NaCl, है ना, NaCl, Na कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया, देख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो NaCl कहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रिसिटी पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, Na और Cl में टूट जाएगा, तुम इसमें से क्या निकाल पाओगे, Na निकाल पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एल्यूमिनियम रिडक्शन। देखो एल्यूमिनियम रिडक्शन किसको बोलते हैं, इसको एल्यूमिनियम रिडक्शन किसके लिए होगा, एल्यूमिनियम रिडक्शन ये सारे के लिए होगा, MnNCr। तो Mn को हमने एग्जांपल ले लिया, है ना, ये तुम्हारे रिएक्शंस है, कैसे रिएक्शन है, कोई एक एग्जांपल ले लिया तो बाकी वाले एग्जांपल भी सेम ही होगा,
ठीक है। तो एल्यूमिनियम रिडक्शन क्या हो रहा है, ये सारे एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना वही मेंशन करके रखा हूँ मैंने सिस्टमेटिक तरीके से, बस सिंक्रोनाइज कर दिया कि भाई इसके बाद ये है। एनसीईआरटी में थोड़ा मिक्स है। तो एल्यूमिनियम रिडक्शन में क्या हो रहा है, इसको थर्माइट रिडक्शन भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम रिडक्शन कैसे हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, MnNCr के लिए हो रहा है। दिमाग में रखना, MnNCr क्या था, ठीक है, किसके लिए था, MnNCr। लेकिन तुमने अभी अभी देखने को मिला यहाँ पे FeB है, क्यों है अभी मैं बताता हूँ। तो इसका ऑक्साइड तो हमने पहले बना दिया है ना, वो तुमने कैल्सिनेशन रोस्टिंग प्रोसेस में ऑक्साइड बना दिया तुमने। अब इसको क्या कर रहे हो, इसमें क्या डालना पड़ेगा, एल्यूमिनियम डालना पड़ेगा, तभी Mn निकल जाएगा यहाँ से। तो एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन करवा रहे हो क्या निकल जा रहा है, Mn निकल जा रहा है, और एल्यूमिनियम इसके साथ जाके बैठ जा रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दे रहा है, साथ में हीट निकल जा रहा है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एल्यूमिनियम रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आयरन दे के रखा है, आयरन को भी तुम ऐसे करके आयरन को निकाल दो। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन नहीं है। आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है ना वो अलग बहुत लंबा टॉपिक होता है, 12 में जाके तुम पढ़ोगे। लेकिन ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन नहीं है। ये जो प्रोसेस यूज हो रहा है ना, दिस रिएक्शन ऑफ आयरन है ना, आयरन यहाँ पे +3 में है, आयरन ऑक्साइड विथ एल्यूमिनियम इज यूज टू जॉइंट रेलवे ट्रैक्स। जो दो आयरन है ना, दो आयरन में इसमें तुम ये जो रिएक्शन करवा रहे हो, ये है ना, ये जो तुम रिएक्शन करवा रहे हो इसमें क्या कर रहे हो, वेल्डिंग जो करते हैं, तो इसमें बस आयरन, दो आयरन को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर इसका टारगेट ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन निकाल दो, ये बस रिएक्शन करवा रहा है कि दो आयरन को जोड़ने का ये रिएक्शन है ना। एक्सट्रैक्शन, देखो मेटल्स को तुम जब एक्सट्रैक्शन करते हो उसमें क्या होना चाहिए, ओर का डेफिनेशन तुमने अगर तुम्हें पता है कि यार बेनिफिशियल होना चाहिए, है ना। तुम मान लो ये ज़मीन के अंदर से तुमने क्या क्या निकाल दिया, तुमने, है ना, तुमने एक जगह में तुम्हें पता चला क्या है, गोल्ड है ना, थोड़ा सा गोल्ड है, और एक जगह में ज़्यादा से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना पड़ेगा तब भी जाके निकालोगे। तो मान लो ये गोल्ड को निकालने के लिए तुमने खर्चा कर दिया है ना 10 गुना निकालने के प्रोसेस में, और गोल्ड निकला तुम्हारा इतना, है ना, तो क्या क्या होगा, वो बेनिफिशियल नहीं है, तो वो उसको और नहीं मानेंगे। तो मिनरल्स और ओर में यही डिफिनेशन है, मिनरल भी, है ना, है ना, हर और मिनरल है, लेकिन हर मिनरल और नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको मिनरल के कैटेगरी में डाल सकते हो क्योंकि इसके अंदर क्या है, तुम मेटल्स मिल रहा है, लेकिन इसको निकालने के बाद ये बेनिफिशियल है क्या, नहीं बेनिफिशियल है, तो इसको अपन और के कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे के मशीन क्रैक मशीन पार्ट्स को जलने, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन किसके लिए होगा, ZN, Fe, SN, NPB। देखो, तो ZN और PB का तुम्हें एग्जांपल मिला, तो सारा ऑक्साइड पहले से ही बना हुआ है। देखना, ऑक्साइड हमने लास्ट स्टेप में बना लिया। अब ऑक्साइड को, इसमें ऑक्साइड को निकालने के लिए बोलेगा कौन सा रिएक्शन करवा रहे हो, कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो एग्जाम में तुम्हें सीधा सीधा पूछ सकता है भाई, कोई भी रिएक्शन दे देगा, बोले इसमें से कौन सा रिडक्शन प्रोसेस में कौन सा करेक्ट है। कार्बन दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दिया, सेल्फ रिडक्शन करवा दिया। सेल्फ रिडक्शन क्या अभी देखेंगे। तो ZNO और कार्बन का जब रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा, ZN निकल जाएगा, PB निकल जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, CO गैस। ये इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे तुमने ये वाला एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ये वाला एग्जाम्पल पकड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, तुम रोस्टिंग जब कर रहे थे, है ना, रोस्टिंग प्रोसेस में तुमने PBO निकाला। देखना यहाँ पे क्यों मैंने फिर से रोस्टिंग वाला डाल के रखा है। तो यहाँ पे PBS है, सल्फाइड हो रहे, तो रोस्टिंग करवा रहे हो, तो जब हीट कर रहे थे तो क्या बना रहा है, इसके अंदर PBO बन रहा है, कॉन्टेक्ट, है ना, क्या बन रहा है, PBO बन रहा है। अब एक साथ तो नहीं बनेगा, कुछ कुछ बचा रहेगा PBS, कुछ कुछ बचा हुआ PBS और बना हुआ जो PBO है ना, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, PB। तो यही हो रहा है यहाँ पे, बचा हुआ PBS और PBO साथ में रिएक्ट करके PB रिएक्ट हो रहा है और SO2 बन जा रहा है। तो ये हो गया, ये किसके किसके लिए होता है, PB होता है, CU के लिए होता है, AG के लिए भी होता है। तो AG वाला तो हमने लास्ट में भी देखा है, ये सेल्फ रिडक्शन भी होता है ना, और वैसे भी उसको हीट करोगे तो आगे जाके वो क्या कर जाए, Ag+O2 बना दे रहा था, है ना, क्योंकि AgO क्या होता है, जो मरकरी है वो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी, ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ा नहीं रहना चाहता, तो ये आगे जाके क्या कर देता है,
Ag प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही है सिमिलर रिएक्शन। तो Cu2S और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो CuO बना रहा है, SO2 निकल रहा है, और इसमें से क्या हो रहा है, बचा हुआ और बना हुआ आपस में रिएक्शन करके Cu बन जा रहा है। सिमिलरली Ag का भी यही कहानी है ना। चलो, इसके बाद आगे अपन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इसमें से तुमने निकाल दिया, क्या निकाल दिया, इसमें तुमने मेटल तो निकाल दिया, तो अब क्या कहानी है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज रह जाता है। तो ये इसमें आगे अपने का रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस द इनप्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड। तो इसमें अपन क्या लेते हैं, एक एनोड लेते हैं और एक कैथोड लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि इनप्योर मेटल जो है ना, इनप्योर मेटल क्या लेते हैं, एनोड, है ना। इसको मैंने PYQ में सॉल्व करके रखा है भाई, PYQ में एक बार देखो। इनप्योर मेटल्स इज मेड ऑफ एनोड एंड स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड ऑफ क्यूट। एक छोट पतला सा एक स्ट्रिप लेंगे, जो देखना, इसको थोड़ा बनाते हैं सही से, पतला सा एक स्ट्रिप ले लोगे जिसको कैथोड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा बोलेगा कि इम्प्योर कौन सा है, एनोड में इम्प्योर है, कैथोड में, है ना। कैथोड में तुम्हारा क्या है कि तुमने प्योर मेटल का एक स्ट्रिप ले लिया, जैसे कि मान लो यहाँ पे कॉपर का स्ट्रिप ले लिया और यहाँ पे कॉपर का इम्प्योरिटी का एनोड ले लिया, तो इसको तुमने जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बना दिया, है ना, सॉल्यूशन तुमने ले लिया, ठीक है। अब द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, अब इसका ही सॉल्ट लोगे, जैसे कि CuSO4 ले लिया तुमने, इसका सॉल्ट ले लोगे, इज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड। अब इसमें से क्या होगा ना, प्योर मेटल क्या होगा, इसमें डिजोल्व होगा, और जितना डिजोल्व होगा इसमें जाके कॉपर जाके क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। तो ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, ये पतला होता जाएगा। तो जो इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं हो रहा है वो नीचे एज ए एनोड मार्ट नीचे बैठ जाएगा। तो यही बोल रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऑन पासिंग current through electrolyte the pure metal from anode dissolve in electrolyte, an equivalent amount of pure metal from the electrolyte is deposited in the cathode. The soluble impurity go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at bottom of the anode are known as anode 1। जो soluble होगा तो इसमें घूमता रह जाएगा, जो insoluble है उसमें। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें बोलेगा यार इम्प्योरिटी मेटल जो है वो एनोड में है कैथोड में। तो पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, बोलोगे तुम एनोड में है, ये एक टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। बोलेगा कैथोड में क्या है, बोलोगे कैथोड में प्योर मेटल का स्ट्रिप है। इसके बाद बोलेगा तुम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो किसका सोल्यूशन है, मान लो कॉपर का अगर मेटल हो तो कॉपर सल्फेट का तुमने उसमें सोल्यूशन ले लिया, है ना, उसका सॉल्यूशन लेना ज़रूरी है, तब जाके क्या होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये आयंस होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो हो ना पास होना स्मूथ हो जाएगा। तो यही चीज़ है। इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें रिएक्शन, इस वाले चैप्टर में। इसमें क्या पूछता है कि गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, प्लेटियम ले लिया, कॉपर ले लिया, ये लोग क्या है, फाउंड इन फ्री स्टेट। ये लोग फ्री स्टेट में, देखो नीचे वाले जो मेटल्स होगा ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर रिएक्शन नहीं होता किसी के साथ, तो फ्री स्टेट मतलब सीधा सीधा मिल जाता है ये लोग, है ना। इसके बाद ये वाला एग्जाम में आया हुआ है, कॉपर एंड सिल्वर फ्री स्टेट में मिलता है, कॉम्बाइन स्टेट में मिलता है, ये वाला आया हुआ है, कॉपर एंड सिल्वर दो कॉम्बिनेशन दे दिया, गोल्ड सिल्वर कॉपर सिल्वर, तो ऐसे ऐसे करके। तो बोले कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो फाउंड इन कॉम्बाइन स्टेट एंड एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड, कॉम्बाइन स्टेट में भी मिलता है और फाउंड इन कॉम्बाइन स्टेट एज देयर सल्फाइड एंड और सल्फाइड। तो ये देखो कॉपर कहाँ पे, यहाँ पे देख लिया कॉपर, यहाँ पे कॉपर एंड सिल्वर अभी अभी क्या बोला कि यार फाउंड इन फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन ये लोग कॉम्बाइन स्टेट में भी मिलता है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है, एग्जाम में पूछता है भाई दोनों फ्री स्टेट और कॉम्बाइन स्टेट में ऐसा कौन सा मेटल्स हैं जो आता है ना। तो ये तीनों मैंने डाल के रखा है। इसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर ऑल्सो रिएक्टिव, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये घुमा के एग्जाम में आ सकता है फिर से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखना ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट का अलग ही कहानी है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यार तुमने ये एक्टिविटी भी हमने लिया था, ये 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया था, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया था। इसमें क्या कर दिया था, एक में आयरन डाल दिया, है ना, आयरन डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया। एक में क्या कर दिया, आयरन डाला लेकिन तुमने उसमें क्या कर दिया, थोड़ा ब्लॉक कर दिया, ऊपर में हवा आने नहीं दिया, लेकिन इसमें पानी है। इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें एयर और पानी दोनों मतलब सीधा खुला रख दिया। इसमें क्या कर दिया, टाइट कर दिया, एयर टाइट कर दिया, तो इसमें एयर नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया तुमने, खुला छोड़ दिया, पानी नहीं है खुला छोड़ दिया, लेकिन अगर खुला छोड़ दिया तो एयर तो है
लेकिन एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ मटेरियल ज़रूरी है। अगर मॉइस्चर को नहीं हटाओगे तो एयर भी हो जाएगा, पानी भी हो जाएगा, तो रिएक्शन हो जाएगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीन है ना, तो इससे अपने को क्या कंक्लूजन मिलता है कि रस्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है, एयर प्लस वाटर होना ज़रूरी है, ये कंक्लूजन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयरन और ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ, ये देखो ये बस ये रिएक्शन तुम्हारे लेवल पे नहीं है, मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी पे नहीं है, लेकिन ये तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि गैल्वेनाइजेशन वर्क कैसे करता है। तो वाटर ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बना रहा है, रस्ट बना रहा है। क्या बन रहा है, रस्ट। ठीक है, ये जो हो गया ये रस्टिंग हो गया कि वाटर होता है। तो तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम में तुम्हारे इसमें बुक में सीधा सीधा ऐसे सिर्फ आयरन का कंपाउंड बना के दे देगा। ठीक है, अब गैल्वेनाइजेशन में हो क्या रहा है देखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें तुमने एक ले लिया आयरन, ठीक है, ये ले लिया तुमने आयरन, ठीक। अब जैसे तुमने आयरन लिया, अब इसमें तुम क्या कर रहे हो, जिंक कोटिंग कर दे रहे हो। क्या कोटिंग कर दे रहे हो, जिंक का कोटिंग, है ना, जिंक का कोटिंग कर दिया। ठीक है, जिंक का कोटिंग कर दिया। अब जिंक का जैसे कोटिंग करोगे तो ये क्या करेगा, तुमने एयर और वाटर से तुम्हें प्रिवेंट कर देगा। तो ये रिएक्शन, और यहाँ पे क्या देखो, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, देखना क्या बन रहा है, आयरन का ऑक्साइड बन रहा है। ऑक्साइड जैसे ही हो गया तो तुम्हारे यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन के कारण कॉरोशन हो गया, खत्म। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो आयरन का पोजीशन कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, देखना यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। आयरन का पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। आयरन का पोजीशन कहाँ पर, यहाँ पे। जिंक का पोजीशन कहाँ पर, यहाँ पे। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा फट करके आयरन के पहले, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से। तो जिंक क्या नहीं कर आयरन को क्या नहीं होने देगा, आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि तुम जिंक के साथ कर रहे हो, जिंक क्या हो जा रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयरन को नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट समझना, एक एग्जाम में आता है कि बोल रहा है यार, मान लो ये कोटिंग ब्रेक हो रहा है। क्या कोटिंग हो रहा है, ये कोटिंग भी ब्रेक हो जा रहा है। आयरन कोटिंग जिंक कोटिंग ब्रेक होने के बाद भी, जो तुमने कोटिंग किया ना वो कोटिंग टूट गया, ब्रेक होने के बाद बावजूद भी ये आयरन को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एयर और वाटर आके रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मान लो फट करके ये बनाया है ना, जैसे ये बनाएगा ना, तुरंत जिंक इसको क्या करेगा, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड और आयरन को फिर से निकाल देगा। तो यही है, तो कॉन्सेप्ट यही है ना, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो गैल्वेनाइजेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। हाउ द गैल्वेनाइजेशन वर्क, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन और स्टील विद लेयर ऑफ जिंक। तो जिंक का लेयर होता है, दिस जिंक लेयर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर दैट प्रिवेंट्स मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द आयरन, देयर बाई प्रिवेंटिंग रास्टिंग, है ना, वो रास्टिंग से प्रिवेंट करता है। मैंने रिएक्शन देख के तुम्हें समझा दिया, है ना। जिंक ऐसे सेक्रिफिशियल एनोड, वो कैसे काम करता है, सेक्रिफिशियल एनोड। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, मीनिंग इट हैज़ हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। When the zinc coating is intact, it acts as a physical barrier. However, even if the zinc coating is damaged, exposing to the underlying ion, the zinc will still protect iron through its active. जब तक वहाँ पे जिंक है ना, वो रिएक्शन कंटिन्यूस होता जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला दो एलॉय आता है, एलॉय के में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ब्रास एंड ब्रोंज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ये एग्जाम में आता है, दो एलॉय तुम्हारे उसमें एनसीईआरटी में मेंशन है, कॉपर एंड जिंक, है ना। इसके बाद ब्रोंज, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, है ना। तो कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड जिंक और कॉपर एंड जिंक का ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। जो 100 लेक्चर हमने पढ़ा के रखना, उसके अंदर सारा टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन है। तो चलो, इससे अपना क्या होता है ना, जो चैप्टर 3 का जितनी भी रिएक्शन है, हमने सारा रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया। तो चलो मिलते अगले चैप्टर में।